आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, जो हमारा न्यू चैप्टर है उसके ऊपर कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, और उसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, कि डीएनए को कैसे अपने आप को डीएनए डबल करता है इंटरफेस के दौरान, इसको हम चेक करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी और डीएनए रेप्लिकेशन आज का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी आप जो चीज़ जानते हैं उसको आप इस्तेमाल में लाएं इन द एरिया लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन या इंजीनियरिंग के एरियाज़, यानी उनकी फील्ड्स के अंदर अगर आप अपनी नॉलेज को काम में लाएं, इस्तेमाल में लाएं, तो इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। और अगर वही टेक्नोलॉजी जो है जिसके बारे में लिखा है, द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए यूज़ करें, उनकी टेक्नोलॉजी, उसके ज़रिए टेक्नोलॉजी को, और बेनिफिट करें ह्यूमन बींग्स को, यानी इंसानों को अगर हम फ़ायदा पहुँचाएँ इन लिविंग थिंग्स के ज़रिए, तो इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी असल में वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम इंसानों को फ़ायदा पहुँचाते हैं दूसरे जानदारों के ज़रिए। ठीक है, आगे इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं कि इस टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो लिखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम यूज़ करते हैं ब्रेड, यानी आपकी जो रोटी है, योगर्ट, दही है, चीज़, विनेगर और सेवरल मेडिसिन्स। कई मेडिसिन्स के अंदर विनेगर, चीज़ यानी सिरका और चीज़ वगैरह बनाने के लिए, और फर्मेंटेशन जो है, फर्मेंटेशन भी जिसके ज़रिए कई मशरूबात बनते हैं। उसके अलावा ये जो आपके पास योगर्ट है, ये भी एक फर्मेंटेशन की टाइप है, और भी कई फर्मेंटेशन की प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें एक प्रोडक्ट अल्कोहल भी है जो डिसइंफेक्शन के लिए भी यूज़ होती है। तो कुछ टाइप की अल्कोहल्स मशरूबात के तौर पर भी यूज़ होती हैं, लेकिन वो इस्लाम में तो ममनू है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें, कई कंट्रीज़ में पी जाती है। तो वो जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है उसमें अल्कोहल भी शामिल है, जो बहुत ज़्यादा मकदार में माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ज़रिए प्रोड्यूस की जा सकती है। आगे टिश्यू कल्चर, यानी टिश्यूज़ को कल्चर करना, एक टिश्यू को किसी दूसरे कह लें जानदार के ऊपर कल्चर करेंगे, और फिर वहाँ से जब वो मुकम्मल बन जाएगा तो उसको दोबारा ट्रांसप्लांट कर दें इंसानों में। या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये बहुत एडवांस्ड फील्ड है जिसके अंदर क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसे कि बैक्टीरियाज वगैरह को हम लेते हैं ख़ास तरह के, और उनके डीएनए में चेंज करके उनसे, क्योंकि डीएनए जब चेंज हो जाता है बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद एक बार डिवाइड होता है, तो जैसे जैसे वो डिवाइड होगा तो बहुत तेज़ी के साथ 1-2 दिन के अंदर वो अपनी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देगा। जहाँ इंसान के एक सेल के ज़रिए बनने वाले इंसुलिन तकरीबन उस एक सेल को डिवाइड होने और इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में कई दिन लग जाते हैं, वहाँ ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से पैदा किया हुआ मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो होगा, जिसमें इंसुलिन की जीन होगी, वो क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा आसानी के ज़रिए अपने आप को डिवाइड कर सकता है, उस जीन को भी डिवाइड करेगा, और जब वो जीन डिवाइड होगी तो उससे जब इंसुलिन बनेगी तो वो एक ह्यूमन सेल से बनने वाली इंसुलिन से कई गुना ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये एक ओवर व्यू है। अभी अब हमने लिटरेचर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग को बहुत तफसील से पढ़ना है। और ये सारी चीज़ें क्या है, एप्लीकेशंस हैं, आर द प्रोसेस एंड टेक्निक्स इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड इन रिसर्च वर्क। इन रिसर्च वर्क के अंदर या कई इंडस्ट्री की ख़ास प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। आगे चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है, तो लिखा हुआ है कि इन दिस चैप्टर सम प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। कुछ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं जिनको हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, विल बी इंट्रोड्यूस, उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। जनरल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की जनरल एप्लीकेशंस हम देखेंगे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, हेल्थ, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन। यानी जो फील्ड्स होंगी उसमें एग्रीकल्चर की फील्ड, एनवायरनमेंट की फील्ड, हेल्थ की फील्ड, फूड प्रोडक्शन की फील्ड और प्रिजर्वेशन यानी खुराक को कैसे महफूज रखना है, इन सारी फील्ड्स के अंदर बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लास्ट में।
ठीक है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। तो यू नीड टू नो में आपको सबसे पहले रिलेशनशिप पता होना चाहिए बिटवीन क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन्स। तो इन तीनों के अंदर जो आपने रिलेशनशिप है वो पिछले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि प्रीवियस चैप्टर में आपने बड़ी तफसील के साथ जो स्ट्रक्चरल यूनिट है या फंक्शनल यूनिट है जिसे हम जीन कहते हैं, हेरिडिटी का, और जीन्स डीएनए से मिलकर बनी हो या डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्रोमोसोम बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी हैं। तो इसका एक ओवरव्यू जो है वो दोबारा ले लेते हैं। लिखा है, chromosomes are thread-like structure found in the nucleus of cell. They are made up of DNA and protein. DNA और प्रोटीन से मिलकर क्रोमोसोम बनते हैं। आगे DNA जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी विरासती मादा है, और जीन्स जो हैं वो डीएनए की क्या है, क्रोमोसोम पर लोकेटेड होती हैं, और डीएनए के सेक्शंस होते हैं। तो सेक्शंस ऑफ डीएनए को भी जीन कहते हैं और लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वरासती खूबियों को एक जानदार से दूसरे जानदार में कह लें मुंतकली को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये जीन्स। और लास्ट में इन ह्यूमन सेल्स देर आर मोर देन 1000 जीन्स ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम। एक सिंगल क्रोमोसोम पर 1000 से ज़्यादा जीन्स मौजूद हो सकती हैं इंसानी सेल में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो जीन्स जो हैं वो आपकी जीनोम में मौजूद होती है। आपकी जो डीएनए है वो डीएनए के काफ़ी जीन्स होती हैं जो एक क्रोमोसोम पर होती हैं। तो 23 के 23 पेयर्स के ऊपर कितनी जीन्स होंगी, और हर जीन का फंक्शन दूसरी जीन से क्या है, डिफरेंट है, ये थोड़ा सा यूनिक है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है? तो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है। तो लिखा है, डीएनए हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। डीएनए के पास एक ख़ास काबिलियत है कि अपने आप को रेप्लिकेट यानी डबल कर सकता है, यानी सिंगल से डबल। तो ये डबल कैसे कर सकता है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज़ अ प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स इट्स कॉपी, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस। ये जो प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब न्यूक्लियस जो है वो सेल के न्यूक्लियस की बात जो करें, जो पीछे चैप्टर में हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो उसके अंदर जो पहला स्टेप सेल डिवीजन का होता है उसको हम कहते हैं इंटरफेस। और ये जो इंटरफेज है, इस फेज के अंदर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो डीएनए है वो अपने आप को डबल कर लेता है, यानी कॉपी कर लेता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन। ठीक है, अब डीएनए की रेप्लिकेशन के आगे फर्दर दो स्टेप्स हैं, यानी डीएनए रेप्लिकेशन दो स्टेप्स में डिवाइडेड है। स्टेप वन देख लेते हैं। स्टेप वन के बारे में लिखा है कि फर्स्ट स्टेप इन डीएनए रेप्लिकेशन इज अनवाइंडिंग ऑफ इट्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यानी दोहरी बलदार जो स्ट्रक्चर है, सीडी की बलदार स्ट्रक्चर जो पीछे हमने देखी थी वाटसन क्रिक मॉडल में, तो वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो अनवाइंड होती है, यानी वो खुलती है। और खुलने के बाद सेपरेशन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट होती हैं एक दूसरे से। कैसे? जैसे जिप को आप खोलते हो, तो जिप जब खोलती है, जिपर जब आप खोलते हो, जिप को खोलते हो, तो क्या होता है कि पहले जिप बंद है, दोनों इससे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे जिप को खोलते हैं तो दोनों इससे एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। इसको हम डायग्राम में भी देखेंगे कैसे जिपर की फॉर्म में ये स्टैंड्स खुलती हैं, और खुलने के बाद स्टेप वन जब कंप्लीट हो जाता है तो स्टेप टू की बारी आती है। स्टेप टू क्या है? तो लिखा हुआ है, द सेकेंड स्टेप ईच ऑफ दीज स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रैंड, ये हर स्ट्रैंड जो है वह नई स्ट्रैंड पैदा करती है यूजिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, नए जो है न्यूक्लियोटाइड को यूज़ करके एक नई स्ट्रैंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब ये स्ट्रैंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो लिखा है, इन दिस वे अ डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इट्स आइडेंटिकल कॉपी। जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, एक डीएनए का मॉलिक्यूल, वो अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना लेता है और दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बना देता है। अब ये दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स की खास कह लें खूबी है। वो खूबी क्या है कि इनके जो एक स्ट्रैंड होती है वो न्यू होती है और दूसरी स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट की होती है। यानी लिखा है, ईच डॉटर डीएनए कंटेन्स वन स्ट्रैंड न्यू, यानी एक न्यू स्ट्रैंड होती है और वन स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंट डीएनए। अब ये चीज़ आपको कैसे समझ आएगी? इसके लिए डायग्राम प्रेजेंट करती है कि कैसे होती है, लेकिन अब मैं आइडिया दूं वर्डिंग के अंदर। तो जब जिपर की तरह फॉर्म में जो दोनों स्ट्रैंड्स खुलेंगी तो दोनों स्ट्रैंड्स के साथ वो न्यूक्लियोटाइड अलग अलग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब
एक स्ट्रैंड पे आधा हिस्सा पहले ही पेरेंट का था और आधा हिस्सा न्यू बन रहा है, तो आधा पेरेंट आधा न्यू, एक स्ट्रैंड डॉटर की बन जाएगी और एक स्ट्रैंड जो होगी आधा पेरेंट का होगा और उसके ऊपर नए न्यूक्लियोटाइड आकर जो न्यू स्ट्रैंड बनेगी उससे एक दूसरा डॉटर जो है डीएनए का जो हिस्सा है वो बन जाएगा। तो दो डॉटर डीएनए के पार्ट्स बनेंगे जिनमें आधा हिस्सा जो है हर एक का वो क्या होगा आपके डीएनए का पेरेंट का हिस्सा आधा हिस्सा होगा, यानी आधा डबल हेलिक्स का आधा हेलिक्स जो है वो पेरेंट से होगा और आधा हेलिक्स का से होगा जो आपके न्यू है, ये न्यू फॉर्म्ड है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए डायग्राम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है उसको देख, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन को हम डायग्राम से कैसे शो कर सकते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। तो स्टेप 1 जो है उसकी देख लें, डायग्राम लिखा हुआ है, ये आपके पास डीएनए है डबल हेलिक्स की फॉर्म में। सबसे पहले ये अनवाइंड होगा, यानी बिल्कुल सीधा हो जाएगा अनवाइंडेड फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जिप इसकी जो खुलेगी यानी अनजिप्ड होगा, यहाँ से ये दरमियान से इसकी जो लिंक हैं एडेनिन थायमिन के दरमियान या ग्वानिन साइटोसिन के दरमियान ये ब्रेक होंगे। ये जब ब्रेक होंगे तो इस ब्रेक होने के बाद ये दो स्ट्रैंड्स बन जाएंगी सिंगल सिंगल डीएनए की, यानी ये डबल हेलिक्स टूट कर सिंगल सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा। अब ये स्टेप 1 है, इसमें स्टेप 1 में ये जिप जो है अनवाइंड होकर अनजिप हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, तो लिखा हुआ है यहाँ देख लें डायग्राम में कि ये जो नए न्यूक्लियोटाइड हैं, ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये आकर उस बेस के लिहाज से जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की बेस है इसके लिहाज से यहाँ पर ये नए न्यूक्लियोटाइड आएंगे। फर्ज कर ले अगर यहाँ पर एडेनिन होगा तो एडेनिन के सामने ये थायमिन आ रहा होगा, और अगर ये थायमिन होगा तो इसके साथ यहाँ पर क्या आ रहा होगा, एडेनिन। इस तरह अगर यहाँ पर ग्वानिन होगा तो यहाँ पर नया न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन का आएगा, और अगर यहाँ पर साइटोसिन होगा तो साइटोसिन के साथ आएगा ग्वानिन वाला न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड है इस स्ट्रैंड के साथ इस साइड पे भी स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगी नई, और इस स्ट्रैंड के साथ इस साइड पे भी नई स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगी। तो जिसको आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पेरेंट की स्ट्रैंड है जो ऑरेंज कलर में है, लेकिन ये जो ब्लू कलर में स्ट्रैंड नजर आ रही है ये आपकी डॉटर जो न्यू स्ट्रैंड है फॉर्म्ड वो है। और नीचे लिखा हुआ है कि ओल्ड स्ट्रैंड जो है ये पिछली वाली है और न्यू स्ट्रैंड जो है ये ब्लू में नजर आ रही है। तो ये दो डॉटर न्यूक्लियाई डॉटर डीएनए की स्ट्रैंड्स बन गई हैं डबल हेलिक्स की। तो इसमें आप गौर से देखें तो एक से हिस्सा जो है वो ओल्ड होगा, एक हिस्सा न्यू होगा। यहाँ पर भी एक हिस्सा ओल्ड एक हिस्सा न्यू, और इस तरह आपका जो डॉटर डीएनए बनेगा और डॉटर डीएनए असल में पिछले ही डीएनए का प्रिकर्सर है। जो हमने स्टार्ट में सेकंड चैप्टर के स्टार्ट में कोट पढ़ी थी कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जो सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर भी जो डीएनए होता है वो पहले से मौजूद डीएनए से ही बनता है। और इसके इस मॉडल को, जो ये आपके सामने ये सारा मॉडल है, इसको आप एफएससी में एक ख़ास नाम पढ़ोगे, इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसको आप तफसील से सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, और जब ये यहाँ लास्ट डायग्राम देख रहे हैं आप, ये स्ट्रैंड्स जब इस तरीके से बन जाती हैं तो ये दोबारा इस हेलिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये हेलिक्स फॉर्म में इंटरफेस के दौरान ये सारे स्टेप्स हो रहे होते हैं। तो ये इंटरफेस के दौरान ये सब कुछ जो है डबल होकर इस तरह के दो हिस्से हो जाते हैं, और ये दो हिस्से जो बनते हैं ये आगे फर्दर सेल डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर जो आपके पिछली स्लाइड्स हैं आपने उसको अच्छी तरह देखना है, उसको गौर से मुकम्मल तौर पर आपने बायोटेक्नोलॉजी के सारी एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की हम इस चैप्टर के बारे में क्या क्या चीज़ें देखेंगे इसको आपने देखना है। उसके बाद आपने जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसको अच्छी तरह करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। डीएनए रेप्लिकेशन के दोनों स्टेप्स देखने हैं, उन स्टेप्स की डायग्राम बना के देखनी है कि कैसे डायग्राम बनती है, वो तरतीब से आपने बनानी है, स्टेप 1 की, स्टेप 2 की। और अगर आप और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो आप जहाँ पर नाइट्रोजन स्पेसिस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन वगैरह हैं, अगर उनको आप ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, इस तरीके से बनाएं, फिर बाद में जब अनवाइड होकर अनजिप हो जाएगी तो अनजिप
होने के बाद जो टी वाला हिस्सा है उसके सामने ए वाला आएगा, ए वाले के सामने टी वाला आएगा न्यूक्लियोटाइड। उसके अलावा सी के सामने जी वाला आएगा, जी के सामने सी वाला आएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कह लें उसमें न्यू टच एक क्रिएटिविटी लाने के लिए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामिन बेसिस के नाम लिख कर भी डीएनए को प्यारा सा बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भी होता तो आप सिंपल उसकी डायग्राम बना दो तो वो भी चल जाएगी। ठीक है, तो आपने कल का काम क्या करना है, आपने उस डायग्राम्स को बना के देखना है, उसको जो आपके डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक है उसको लिखना है, अच्छी तरह याद करना है, और बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन और बाकी चीज़ें हैं उनको भी याद करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।